बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस अब कोई भी हो सकती है, वो स्फीयर हो सकता है, वो ट्राइंगल भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन वो होगी वो क्लोज सरफेस। ठीक है जी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए इस फार्मूला को हम एक एग्जांपल को कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू। क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया है इसको। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और ये इनक्लोज है एक स्फीयर में। ठीक है, एक स्फीयर कंसिडर किया है, जिस तरह लाइक एक फुटबॉल होता है। फुटबॉल जो होता है वो स्फीयर टाइप का होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक स्फीयर कंसिडर किया है कि एक फुटबॉल टाइप की चीज़ है, उसके अंदर एक हमने चार्ज रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2D डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये सर्कल में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब बात ये है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स होगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है इसका जो रेडियस है वो है जी आर। इसका रेडियस कितना है, आर। आर इसका रेडियस है, क्यू चार्ज है, तो ये स्फीयर है। ठीक है, अच्छा अब क्या है जी, कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर देखें, अगर इस स्फीयर को हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर देखें तो इस डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो कहीं पे अगर हमें परपेंडिकुलर नज़र आ रही है इसकी सरफेस के, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को करने के लिए कि ये जो है इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, हम इस स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। और ये पैचेस जो हैं वो ये पैचेस इतने छोटे होंगे, ये पैचेस इतने छोटे होंगे कि इन पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ए वेक्टर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो लगभग परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और सॉरी पैरेलल होगी। ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। हम ये कंसिडर करके चलते हैं। अच्छा, अब छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड करने की वजह भी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, ठीक है, एरिया वेक्टर डेल्टा ए, ठीक है, ये इस पैच के लिए है। इस पैच के लिए इसको हम कह देते हैं कि A1 है, डेल्टा A1 है। अच्छा, इस पैच के लिए अगर निकालें तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा A2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी ई होगी। ठीक है, अब जो थर्ड पैच है इसके लिए हम इसको कह देते हैं कि ये है जी डेल्टा A3, डेल्टा A3। अब इन सब पैचेस की वजह से, ठीक है, इन सब पैचेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से डेल्टा A1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी वो E1 होगी। डेल्टा A2 से जो पास करेगी उसको हम कह देते हैं E2 है। और जो डेल्टा A3 से पास करेगी उसको हम कह सकते हैं E3। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, फ्लक्स होता है जी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसको
डॉट नोटेशन को हम खत्म करें तो यहाँ पे ई की मैग्नीट्यूड इंटू ए की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास वो जीरो आए, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 डिग्री आ जाए। क्योंकि जब थीटा 0 डिग्री होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होगा, ठीक है, हम वो पैरेलल होगा किसके, डेल्टा A1 के, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली जो E2 वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके, डेल्टा A2 के। अब ये कितने पैचेस हमने कंसिडर किए इस तरह के हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास n पैचेस हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ जी, ये है डेल्टा AN। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी EN, ठीक है जी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो E1 होगी। अब हमें जो एन पैचेस हैं, एन पैचेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस स्फीयर पे, हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, फाई टोटल इज इक्वल टू, चलिए पहले अलग अलग लिख लेते हैं, बाद में इनको कंबाइन कर लेंगे। अब जो पहला हमने कंसिडर किया पैच, ठीक है, ये वाला A1, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको मैं कह देता हूँ कि फाई 1 है, ठीक है। फाई 1 है तो यहाँ पे बनेगा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका बनेगा E1 इंटू डेल्टा A1। अब हमें पता है कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आई 1। क्योंकि हमने इन पैचेस को इतना छोटा कंसिडर किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है और एरिया वेक्टर ए है, दैट बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो पैरेलल हैं तो कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं फाइनल लिख देता हूँ इसको E1 डेल्टा A1। सिमिलरली अगर सेकंड पैच जो है उसको हम कंसिडर करें तो उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी फाई 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इसके लिए, E2 डेल्टा A2। सिमिलरली अगर हम थर्ड पैच को कंसिडर करें तो यहाँ पे बनेगी जी फाई 3 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थर्ड थ्रू थर्ड पैच एंड डेल्टा A3। अब इस तरह के हमारे पास कितने पैचेस हैं, हमने इस सारे स्फीयर को एन पैचेस में डिवाइड किया है, ठीक है। जितना भी हमारे स्फीयर की जितनी भी सरफेस बनेगी, जितना भी उसका एरिया होगा, हमने उसको कितने पैचेस में डिवाइड किया है, एन पैचेस में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फाई ऑफ एन, जो nth पैच है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एन डेल्टा ए एन। अब ये जो n है, n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, n जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। n जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा। टोटल फ्लक्स जो होगा फाई टोटल कितना होगा जी, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस सो ऑन प्लस फाई n, ठीक है। हमारे पास n पैच है, ठीक है, n पैच है, पैचेस हैं।
nth बैच की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको हमने नाम दिया है कि फाई एन का, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने फाई वन कितना निकाला था, ई वन डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री प्लस सो ऑन। nth बैच के लिए है वो था ई एन डेल्टा ए एन। अब यहाँ पे अगर देखें